नमस्कार मित्रों। किताबों पे चर्चा श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं जिस पुस्तक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, उस पुस्तक का नाम है, मूलतः इंग्लिश में लिखी गई यह पुस्तक है, हिंदी में इसका नाम है नेताजी रहस्य गाथा और इसके लेखक हैं श्री अनुज धर जी। 2014 में इसका प्रथम संस्करण आया था, 2016 में इसका दूसरा संस्करण भी आ चुका है। और जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट है कि नेताजी रहस्य गाथा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर इस पुस्तक का कथानक मूल रूप से स्थापित है और मुख्य रूप से इसमें नेताजी की मृत्यु के ऊपर बड़ी विस्तृत चर्चा की गई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर एक विवाद जो सन 1945 से ही चल रहा है और आज तक पूर्णतः उसका निस्तारण नहीं हुआ है। सबसे पहले विवाद को जानने से पहले थोड़ी सी चर्चा इस पर हो जाए कि 18 अगस्त 1945 को वास्तव में हुआ क्या था, जिस पर यह विवाद या पुस्तक आधारित है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू हुआ और 1945 तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया था और उसके बाद अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा था और 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था और उसके बाद जापान ने घुटने टेक दिए थे। इसके पूर्व भी हम लोग को मालूम है कि जापानी सरकार ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद कर रही थी और जापानी सरकार की सहायता से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की स्थापना की थी, जो उनकी फौज थी, और उसी के माध्यम से वो अंडमान निकोबार, कोहिमा, इम्फाल तक आए थे और अंग्रेज़ों से उनका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों से युद्ध करके जापानियों की मदद से वह अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दे। ये पूरी रूपरेखा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटित हुई थी और नेताजी का सारा दारोमदार इस बात पर टिका हुआ था कि जापानी उनकी कितनी सहायता कर सकते हैं। परमाणु बम गिरने के पहले तक जापानी उनकी सहायता कर भी रहे थे, लेकिन परमाणु बम गिरने से और हिरोशिमा और नागासाकी के उपरांत जापानी सरकार ने उनसे कह दिया कि अब हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, हम घुटने टेक रहे हैं। और 15 अगस्त 1945 को जापानी सरकार ने भी आत्मसमर्पण कर दिया ब्रिटिशर्स के सामने। अब ऐसी स्थिति में जो परिस्थितियां बन रही थी वो इस तरीके से बन रही थी कि नेताजी को हर हालत में वो स्थान यानी जापान छोड़कर जाना ही था और नेताजी के मन में ये बहुत पहले से बात थी, इस बात का उनको अंदाज़ा था, तो वो पहले से ही रूस के लिए जापानियों को तैयार कर रहे थे कि केवल रूस ही ऐसा है जो हमारी मदद कर सकता है और हमें रूस जाने की आज्ञा दी। खैर, जो पूरा कथानक है युद्ध के दौरान वो इस तरीके से है कि नेताजी टोक्यो जा रहे थे जापानी से बात करने के लिए और 16 अगस्त को ही वो निकलते हैं। एक दिन 17 अगस्त को एक जगह पहुंचते हैं फाइमोसा ताइवान में और वहां से वो 18 अगस्त को शुरू होता है। प्लेन में उनके साथ 13 लोग थे, केवल उनके साथ उनका प्रमुख सहयोगी रहमान, हबीबुर रहमान जो थे वो रहते हैं और 2:30 बजे प्लेन उड़ता है और उड़ने के साथ ही मुश्किल से 5 या 10 मिनट के बाद ही वो जो न्यूज़ है, जो तथाकथित अभी तक हम लोगों के पास सूचना है, उसके अनुसार वो रनवे पर ही 1-1.5 किलोमीटर आगे जाकर गिर पड़ता है और बकौल रहमान के अनुसार नेताजी बुरी तरीके से आग में झुलस जाते हैं। रहमान ही उनको बाहर लाके उनकी आग को बुझाता है और उसके बाद वो लोग तुरंत मिलिट्री हॉस्पिटल जाते हैं जो वहीं पर था और वहाँ पे 2 डॉक्टर योशिमी और तायोशी जो थे, उन दोनों ने उनका इलाज किया। बुरी तरीके से नेताजी जल गए थे, उनको ट्रांसफ्यूजन के तहत कपूर लगाया गया, तेल से उनके शरीर को साफ़ किया गया, जगह जगह मांस लटक गए थे, पूरी तरीके से नेताजी जल गए थे और धीरे धीरे नेताजी 1-2 बार पानी भी मांगे और धीरे धीरे कोमा में चले गए और रात के समय 9 बजे नेताजी की मृत्यु हो गई 18 अगस्त 1945 में। 19 अगस्त को ये लोगों ने नेताजी को एक बड़े से ताबूत में रखवाया और सिंगापुर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैसा कि खबर मिला कि जो बमवर्षक विमान थे उस समय उन लोगों के पास उसमें इतने बड़े ताबूत को नहीं ले जाया जा सकता था और लाश की भी स्थिति खराब हो रही थी। ऐसी स्थिति में
जो वहाँ पर कर्नल नोगोकाकी, ताकोहाशी और नाकामुरा जैसे कर्नल कैप्टन थे, उन्होंने ये राय दिया कि बेहतर होगा कि नेताजी का क्रिमिनेशन यहीं अंत्येष्टि कर दिया जाए, और हॉस्पिटल से 4 किलोमीटर दूर एक अंत्येष्टि स्थल था, वहाँ ले गए और नेताजी का अंत्येष्टि कर दिया गया, और बाद में उनके जो अस्थियाँ थी उनको इकट्ठा करके जापान में भिजवा दिया गया, जहाँ पर रेनकोजी एक मंदिर है जिसमें कहा जाता है कि नेताजी की अस्थियों को सुरक्षित रखा गया है। यहाँ तक कहानी स्पष्ट है। रहमान ने ये सब बताया कि उनका नेताजी को बचाते हुए हाथ भी जल गए थे। एक फ़ोटोग्राफ़र भी आया था, लेकिन फ़ोटो लेने से मना कर दिया गया कि नेताजी की हालत ऐसी नहीं थी कि उनको फ़ोटो में लोग देखें। अब तो उनकी खैर मृत्यु हो ही चुकी थी। इन सारी बातों के बाद यहाँ पर भारत में ये खबर, या पूरी दुनिया में ये खबर, नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त को हुई थी, और ये पूरी दुनिया में ये खबर न्यूज़ के माध्यम से 23 अगस्त, लगभग नेताजी की मृत्यु के 5 दिन बाद आई, और भारत में तो एक दिन बाद आई 24 अगस्त को मुख्य रूप से, और उसमें ये बताया गया कि नेताजी के विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। गांधी जी से लेकर और बोस तक के परिवार के जितने भी लोगों थे सभी दुखी थे। जगह जगह सभाएं की जा रही थीं, जगह जगह दुख व्यक्त किया जा रहा था। हालांकि ब्रिटिशर्स को इस बात का पूरा विश्वास नहीं था, और उन्होंने ये व्यक्त भी किया था कि लोगों के गायब होने के पहले इस तरीके की अफवाहें होती हैं। खैर, असली कहानी शुरू तब होती है जब 29 अगस्त यानी लगभग 11 दिनों बाद जवाहरलाल नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और उसमें अमेरिकी सेना का पत्रकार अल्फ्रेड वैग, जो कि शिकागो ट्रिब्यूनल का सेना का एक पत्रकार था, उसने ये दावा किया कि 4 दिन पहले यानी 25 अगस्त के आसपास नेताजी को साइगोन में देखा गया है। अब सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। लोगों को भी विश्वास होने लगा कि नेताजी इस तरीके से हम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। गांधी जी तक ने ये वक्तव्य दिया कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि नेताजी इस तरीके से मृत्यु नहीं हुई होगी और वो समय आने पर भारत आएंगे। और उसके बाद जगह जगह सभाएं होने लगी, सरकार पर ये दबाव बनाया जाने लगा कि क्या नेताजी जीवित हैं, अगर जीवित हैं तो जांच कराई जानी चाहिए। और इन सारी जद्दोजहद में कई लोग कूद पड़े, स्पेशली नेताजी के बड़े भाई शरद चंद्र जी और भी उनके रिश्तेदार थे। उन लोगों ने सरकार पे दबाव बनाना शुरू किया, किंतु नेहरू जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब क्या कारण थे कि नेहरू जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे? नेहरू जी को पूर्ण विश्वास था कि नहीं, वो वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई होगी। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर इस पुस्तक में विस्तार से, बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा की गई है। खैर, अत्यधिक दबाव पड़ते पड़ते नेहरू जी की भी समझ में नहीं आ रहा था, और उन्होंने फिर थक हार करके INA, जो नेताजी की आज़ाद हिंद फौज थी, उसमें से शहनवाज खान, जो शाहरुख खान जी के दत्तक नाना जी भी हैं, उन्होंने शाहरुख खान की माता जी को गोद लिया था, शाहनवाज खान। तो शाहनवाज खान जी को की एक कमेटी बनती है, पहली कमेटी, और बनती कब है? 3 दिसंबर 1955। जी हाँ, 3 दिसंबर 1955, नेताजी की मृत्यु के लगभग 10 साल बाद। और जैसा कि सबको मालूम है कि नेताजी की मृत्यु के 10 साल बाद बनी शहनवाज कमेटी ने बिल्कुल उसी तरीके से काम किया जैसा नेहरू जी चाहते थे, और नेहरू जी ने जैसा कहा था वैसे ही शहनवाज कमेटी ने अपने स्टेटमेंट्स को तैयार किया। इस कमेटी में नेताजी के भतीजे भी थे और भी लोग थे, लेकिन शहनवाज ने बिल्कुल उसी तरीके से काम किया जैसा सरकार चाहती थी। यद्यपि इसमें जो बयान थे, अगर उस पर शहनवाज जी ने गौर किया होता तो कई अलग अलग तरीके के बयान थे। सबसे पहला तो यही विवाद था कि जब जो जहाज़ था वो आगे से फट गया था, साइड से फट गया था, ऊपर से गिरा था नीचे, या टूट कर बाहर हो गया था। इस पर सभी जो उस वक्त के गवाह थे मौकाए वारदात पे, उन सब के बयान अलग अलग। इसके साथ ही साथ रहमान ने कहा कि नेताजी आगे के रास्ते निकले विमान से और बाहर निकलते समय उनके शरीर में आग लग गई थी और मैंने बुझाया। लेफ्टिनेंट कर्नल नोनोगाकी ने ये कहा कि मैंने नेताजी को आग से बचाया, रहमान खड़े होकर देखते रहे। मेजर ताकाहाशी, ये सभी उसी विमान में उपस्थित थे। इन्होंने कहा कि हमने
नेताजी को बचाने में मदद की थी, बाकी लोग खड़े रहे। और कैप्टन नाकामुरा ने ये कहा कि उन्होंने और रहमान ने मिलकर नेताजी को आग से बुझाया था। इसके साथ ही साथ जो दो डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे, डॉक्टर योशिमी और डॉक्टर तोयोशी, पहले इन्होंने कहा, डॉक्टर योशिमी ने, कि ट्रांसफ्यूज़न हुआ, उनको कपूर दिया गया, ऑपरेशन थिएटर में ले गए, 200 सीसी खून जल गया था तो 200 सीसी खून उनके शरीर से निकाला गया और फ्रेश 400 सीसी खून उनके शरीर में डाला गया, जो 1945 में उन्होंने वक्तव्य दिया था। रहमान के सामने 10 साल बाद जब उन्होंने वक्तव्य दिया तो योशिमी तो इस बात पे अड़े थे, लेकिन तोयोशी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऑपरेशन थिएटर में उनको नहीं ले जाया गया था, खून देने की बात सही नहीं है। रहमान से जब पूछा गया, जबकि उन्होंने 45 में ये कहा था कि मैं उनके साथ साथ था और मैं ऑपरेशन थिएटर में भी उनके साथ था, लेकिन जब रहमान से ये बात पूछा गया 10 साल बाद, तो रहमान ने कहा कि उन्हें याद ही नहीं है कि वो ऑपरेशन थिएटर में गए थे कि नहीं, या खून उनको चेंज हुआ था कि नहीं। साथ ही साथ एक और विवाद था कि उनकी अंत्येष्टि 20 अगस्त को हुई या 22 अगस्त को। रहमान के अनुसार 20 अगस्त को हुई थी। जो डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ एक दूसरे ओकेरी नाम के व्यक्ति के नाम से बना हुआ है, नेताजी के नाम से तो कोई डेथ सर्टिफिकेट है ही नहीं, और ओकेरी के नाम से जो बना हुआ है डेथ सर्टिफिकेट जापानी सरकार के अनुसार, ताइवानी सरकार के अनुसार, वो 22 अगस्त को बना हुआ है। अब ऐसे में रहमान साहब का ये कहना कि उन्हें याद नहीं है, 10 साल हो गए हैं, बड़ा अजीब सा लगता है कि एक ऐसे अति विशिष्ट व्यक्ति के साथी को मात्र 10 साल पहले की चीज़ें याद ना हो, जबकि उस वक्त उनकी उम्र 32 वर्ष थी। कहीं ना कहीं इस विवाद को और गहरा कर दिया। खैर, शाहनवाज रिपोर्ट जैसी होनी चाहिए थी वैसी हुई। शाहनवाज ने वो रिपोर्ट दिया, बदले में सरकार ने उनको मंत्री बनाया, कांग्रेसी सांसद बनाए, जीवन पर्यंत वो 1983 तक, जब तक जिंदा रहे, प्रमुख पदों पर रहे, लाभ लेते रहे। इसके बाद सरकार पर लगातार विवाद बढ़ा, बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ते बढ़ते सरकार ने कुछ और वर्षों के बाद एक और जीडी खोसला साहब की अध्यक्षता में एक और नए आयोग का गठन किया, और इस नए आयोग के जो अध्यक्ष थे जीडी खोसला साहब, वो नेताजी से पूर्व में मिल चुके थे 1920-21 के आसपास, जब नेताजी ने आईसीएस की परीक्षा पास की थी, और तभी से उनके और नेताजी के बीच में कुछ मनमुटाव था। जीडी खोसला साहब, छोटा सा उनका आप कह सकते हैं साक्षात्कार इस तरीके से ले लीजिए कि नेताजी के गठन के साथ साथ, नेताजी के मृत्यु की जांच के साथ साथ वो इंदिरा गांधी की जीवनी भी लिख रहे थे, और जब ताइवान जाके उन्हें खरीदारी कर रहे थे, ताइवान जाकर उन्हें नेताजी की मृत्यु की जांच करनी चाहिए थी, तो उस वक्त वो इंदिरा जी के लिए तोहफे खरीद रहे थे। तो आप इन सारी चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिपोर्ट क्या आई होगी, और रिपोर्ट बिल्कुल उसी तरीके से आई जैसे कि कहा गया था कि हाँ, नेताजी की मृत्यु 1945 में हो चुकी है और नेताजी की मृत्यु पर कोई विवाद नहीं है। इन दोनों आयोगों के बाद सरकार ने इतिश्री कर ली, और इसके बाद जब जब मांग उठी, चाहे वो समर गुहा जी हों, चाहे अन्य किसी राजनेता ने, तो एक ही बात उठी कि ये वक्त और पैसे की बर्बादी है, नेताजी की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, और अगर नेताजी जिंदा होते तो अब तक चले आए होते। खैर, लेखक श्री अनुज धर का जो मूल कथानक है इस बात पर है कि क्या नेताजी की मृत्यु के बाद फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में जो एक गुमनामी बाबा के नाम से भगवान जी रहते थे, क्या वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? और पूरी पुस्तक इस बात और इस तथ्यों के साथ इर्द गिर्द घूमती है। सिद्ध करने के लिए वो पाठकों पर छोड़ देती है कि आप इस पुस्तक को पढ़ें और स्वयं इस बात का निर्णय लें कि क्या नेताजी की मृत्यु के बाद आने वाले भगवान जी या गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। इसके बीच में 1961-62 के आसपास एक और खबर उठी थी कि शॉलमारी साधु नाम के एक व्यक्ति हैं, वो नेताजी हैं। हालांकि बाद में उस विवाद का पटाक्षेप हो गया था कि नहीं, वो शॉलमारी साधु जो हैं वो कोई जतिंदा थे। जो नेताजी के मृत्यु के संबंध में जो बातें चल रही थीं कि गुमनामी बाबा या भगवान जी क्या वो नेताजी हैं, और ऐसा इसलिए कि गुमनामी बाबा और नेताजी
के बीच में बहुत ज़्यादा समानताएं, बहुत ज़्यादा सबूत और बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिखाया गया है। ऐसा माना जाता है कि गुमनामी बाबा के रूप में नेताजी लखनऊ में 1950 के आसपास आए, आपके नेपाल के रास्ते से, और यहाँ पर उन्होंने लखनऊ में 55 तक रहे। और उसके बाद लखनऊ में जब वो पहचाने गए किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वहाँ से वो निकलकर बस्ती, अयोध्या, फैज़ाबाद, नैमिषारण्य आदि जगहों पे रहे। और इस दौरान लगातार वो अपने आश्रय स्त्री को बदलते रहे। यद्यपि इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से लेकर के बड़े बड़े आला अफसर उनसे गुपचुप मिलते थे, उनका बड़ा सम्मान करते थे, उनसे आदेश लेते थे। और यहाँ तक कि जो उनकी परम मित्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परम मित्र लीला रॉय जी थी, वो भी मिलने आई, उनके परिवार के भी कुछ लोग आए। और इन सभी ने समय समय पर इस बात की पुष्टि की कि हो ना हो ये व्यक्ति नेताजी ही हैं। गुमनामी बाबा अपने आप को मृत व्यक्ति या मृत शरीर के नाम से संबोधित करते थे। सख्त आदेश था कि लोगों को कि उनके साथ किसी भी व्यक्ति को मिलने न दिया जाए। पर्दे के पीछे से वो बात करते थे, लेकिन यदा कदा उनकी बातों से वो सारी सूचनाएं मिलती रहती थीं जो नेताजी से जोड़कर देखा जाता है। पुस्तक में बड़े विस्तार से इस बात की चर्चा की गई। जैसे वो बातचीत करते में रूस के बारे में बात करते हैं, बाकी आप कहीं रूस के बारे में, नेताजी के प्रवास के बारे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन गुमनामी बाबा बताते हैं, एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा भी कि क्या भगवान जी क्या ऐसा कुछ हुआ था उस दिन 1945 में? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि कोई प्लेन उड़ा ही नहीं था, ऐसी कोई हवाई दुर्घटना हुई ही नहीं थी। अपने बचपन के बारे में भी वो बताते हैं कि उनके जीवन पर गहरा प्रभाव बेनी प्रसाद यानी बेनी माधव जी का, जो कि उनके नेताजी के शिक्षक थे, उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। वो कहते हैं उनके बचपन हेमंत के बारे में भी बताते हैं। और ये सारी बातें नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पूरी तरीके से जुड़ती हैं। और भी अपनी बचपन की वो बहुत सी बातों को बताते हैं कि कैसे, इस प्रकार अगर आप देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो ये पुस्तक है नेताजी रहस्य गाथा, ये मूलतः इस बात पर इंगित करती है कि जो गुमनामी बाबा थे या जिनको भगवान जी भी कहा जाता था, क्या वो नेताजी हो सकते हैं? पुस्तक के माध्यम से अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत से तथ्यों को दिया गया है। नेताजी के हैंडराइटिंग और गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग एक मिलती है। यद्यपि डीएनए टेस्ट किया गया और डीएनए टेस्ट का मिलान नहीं हो सका, इसलिए कि जो प्राप्त उनके 7 दांत थे उसमें से 2 दांतों का ही प्रयोग किया गया। पता नहीं क्यों 5 दांतों का प्रयोग नहीं किया गया। वो 2 दांत बाद में ये कह दिया गया कि उसकी रिपोर्ट नहीं मिलती है, और जो चाहिए थे उनको उसमें से नहीं मिले। पता नहीं क्यों 5 दांतों का प्रयोग नहीं बाद में किया। और इन्हीं सब आधार पर एक आयोग का गठन हुआ था वाजपेयी सरकार के अंतर्गत, मुखर्जी आयोग। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे और मुखर्जी आयोग ने भी इस बात को माना है कि यद्यपि पूर्णतः मिलान नहीं होता है नेताजी का गुमनामी बाबा के माध्यम से, लेकिन हम पूरी तरीके से उसको नकार नहीं सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि गुमनामी बाबा जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा समानता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से मिलती हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ने को मिलेगी। पुस्तक में जगह जगह आपको नेहरू जी और अन्य गोपनीय फाइलों की जो लेटर्स हैं उनकी फ़ोटो दिखाई देगी। आपको जो हैंड राइटिंग्स में हैं या उनके द्वारा जो लेटर हैं उनकी फ़ोटोकॉपी दिखाई जाएगी। गुमनामी बाबा की मृत्यु जो है वो 18 सितंबर 1985 के आसपास होती है, 85 में होती है। और उसके बाद उनके सारे सामानों को एक सूची बनाई जाती है। लगभग 2700 सामान हैं जो कि अभी भी फैज़ाबाद के संग्रहालय में रखी हुई हैं। अभी भी उन पर बहुत शोध किया जाना है। लेखक का प्रयास ये केवल इतना है कि आप सभी उन पुस्तकों को या आप सभी इन पुस्तकों के माध्यम से उन तथ्यों को देखें, जानें और इस बात को महसूस करें कि नेताजी की मृत्यु के संबंध में जो भी विवाद है वो किस प्रकार उसका पटाक्षेप हो। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पुस्तक भी आप लोगों को अन्य पुस्तकों के समान ही पसंद आएगी। पूरी तरीके से ये एक शोध ग्रंथ है। बहुत अथक प्रयास के माध्यम से इस पुस्तक को तैयार की गई है। इस पुस्तक को अगर आप पढ़ें तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। स्पेशली नेताजी की मृत्यु से संबंधित जो विवाद है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा जानकारी इस पुस्तक में मिलेगी। अनुज धर ने बहुत बेहतर काम किया है। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने पूरी तरीके से गुमनामी बाबा को इस बात के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया कि हो ना हो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे।
इस पुस्तक में ये भी ध्यान से बताया गया कि क्यों गुमनामी बाबा होने के बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस दुनिया के सामने नहीं आते हैं। नेहरू से लेकर के पूरी कांग्रेसी सरकार ने किस प्रकार से कॉन्स्पिरेसी की और किस प्रकार से नेताजी के आगमन को रोके रखा। ब्रिटिश सारी साजिशें की जो नेताजी के इर्द गिर्द घूमती रहीं। आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पुस्तक ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर आप इस पुस्तक को पढ़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए पुस्तक के साथ। नमस्कार।